नमस्कार। इस वक्त मैं राजस्थान के दौसा में हूँ। मतदान भयंकर हो रहा है, लोग भर भर कर वोटिंग कर रहे हैं, लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वोट देने के लिए निकल चुके हैं। तो ये वोटरों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये वोटिंग क्या कहती है, साइलेंट वोटर्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्या राजस्थान का जो ट्रेंड है, रिवाज है सरकार बदलने का, क्या ये इस बार टूटेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर, सीधा सवाल कि ये जो चुनाव है ये मोदी वर्सेस गहलोत हुआ है, आपको क्या लगता है इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, और इस वोटिंग को, जो बम्पर वोटिंग हो रही है राजस्थान में, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनरली हमारी समझ ये है और परंपराएं और पुरानी प्रैक्टिस से बताती है कि जब बहुत ज्यादा भारी तादाद में मतदान होता है तो वो मतदान फॉर बदलाव के लिए होता है। राजस्थान में हमेशा एक टेंडेंसी रही है कि हर 5 साल बाद वहां सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन क्या वो 5 साल का ट्रेंड इस बार टूटेगा? प्रज्ञा जी, आप स्वयं राजस्थान में हैं, मैं भी राजस्थान घूम के आया हूँ, मैंने भी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। इस बार दोनों राजकीय दलों में, जो मुख्य दल है भाजपा और कांग्रेस में, भयावह विद्रोह हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसे राजस्थान की एक टेंडेंसी ये भी रही है कि वसुंधरा की सरकार तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आई थी, बाकी कई सरकारें, खास भैरव सिंह शेखावत के समय से यदि हम देखें तो वो मैजिक आंकड़ा कोई पार्टी छू नहीं पाती थी, और फिर जो इंडिपेंडेंट और वो जो छोटी राजनीतिक दल होते हैं, एक एक दो दो मेंबर वाले, उनके बलबूते पे सरकारें बनती थी। पिछली सरकार भी कांग्रेस नो डाउट ज्यादा सीटें थी, लेकिन वो मैजिक फिगर नहीं क्रॉस कर पाई, तो कांग्रेस को भी मदद लेनी पड़ी इंडिपेंडेंट की, बीएसपी की। और फिर ये दबी जुबान में कहा भी जाता था कि ये सारे इंडिपेंडेंट अशोक गहलोत के ही लोग थे। भैरव सिंह शेखावत जिस जनता दल के विधायकों के भरोसे सरकार चलाते थे, मुख्यमंत्री रहते थे, वो भी उन्हीं के लोग थे। तो इस बार वसुंधरा के खेमे से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और अशोक गहलोत और कुछ सचिन के भी खेमे के लोग कुछ इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस में भी जो खबरें आई हैं हमारी तरफ, ये बताती है कि सीटों को लेके और टिकट बंटवारों के लेके दिल्ली में भी बहुत गर्मागर्मी हुई, और राहुल गांधी और सीधे अशोक गहलोत के बीच में भी तनातनी हुई इस बात को लेके कि सिंगल नाम आपने कैसा भेजा। यदि राज्यों की तरफ से यदि सिंगल नाम आता है सीट के लिए, इसका मतलब आपने उम्मीदवार चयन कर लिया है, तो भी ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बैठता है दिल्ली में, वो क्या करेगा, सवाल ये था। और उसमें गहलोत ने बताने का प्रयास किया, और फिर सोनिया जी ने बीच बचाव किया, ऐसी खबरें हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी कि जो टिकट को लेके, और खासकर सचिन और अशोक गहलोत, इन दोनों खेमों की तरफ से, और बीजेपी में वसुंधरा और दिल्ली, इन दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है इस बार यदि इंडिपेंडेंट का तादाद ज्यादा हो गई तो हो सकता है त्रिशंकु सरकार बने, हो सकता है किसी को मेजोरिटी नहीं आए और फिर इंडिपेंडेंट तय करे। ऐसे में प्रज्ञा, मैं बार बार एक इंसान का जिक्र करता हूँ, राजस्थान के जयपुर के ही है, बहुत बड़े व्यंग के हस्ताक्षर है, जिनका नाम है सरल संपत जी। जब मैं इस चुनाव की मौसम में, जब सरल संपत जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, तो जब मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि गुरुजी आप बताओ क्या होने वाला है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे इतने इंडिपेंडेंट होंगे और वो इंडिपेंडेंट तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, और मुख्यमंत्री के सिर्फ 2 ही चेहरे हैं मार्केट में, एक अशोक गहलोत है और दूसरा वसुंधरा जी। तो खेल मुझे उस पटरी पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यदि अमित शाह के कान में उसी के उम्मीदवार कहते हैं कि गहलोत जी के बारे में बुरा मत कहो, इसका मतलब लोग भाजपा की बात सुनने को तैयार है, लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ सुनने को भी तैयार नहीं है। दूसरी ओर सर, ये चीज यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है, हाँ, कि सीएम को लेकर के कोई नेगेटिव फैक्टर लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है, सीएम को लेकर के कोई नाराजगी साफ नहीं दिख रही है। लेकिन अशोक सर, ये जो चुनाव हो रहा है राजस्थान का, ये मोदी वर्सेस गहलोत हुआ है। मोदी के नाम पर चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन मोदी के काम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। इसके लिए बीजेपी को यहाँ राजस्थान चुनाव में ध्रुवीकरण का फैक्टर अपनाना पड़ा है। हर बार बीजेपी ध्रुवीकरण का ये हथियार उठा लेती है, क्या कारण लगता है सर? प्रज्ञा जी, आपने कहा कि नाम पे चुनाव हो रहा है, काम पे चुनाव नहीं हो रहा है। आपने दो शब्द बहुत सही उपयोग में लाए। काम हो तो काम पे चुनाव होगा ना प्रज्ञा जी। 2014 से लेके जो आंकड़े परोसे जा रहे हैं मार्केट में, वो आंकड़ों को
जनता महसूस करती है। उदाहरण के तौर पे महंगाई कम हो गई, ये बताना नहीं पड़ता आम जनता को। जब उसके पॉकेट से पैसा कम जाता तो उसको पता है महंगाई कम हो गई, लेकिन आपको विज्ञापन करके बताना पड़ रहा है कि महंगाई कम हो गई। इसका मतलब ये है कि महंगाई कम नहीं हुई। ये आपके बोगस आंकड़े आप परोसते हैं। आपको जब बताने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आपके पास, भाजपा के पास, ये सालों से इनका पास एक स्टैंडर्ड, इनके पास एक हथियार होता है, वो है कि आप उसको सीधा सीधा हिंदू मुसलमान करो। बार बार कन्हैया की बात हो रही है। प्रधानमंत्री गारंटी शब्द की इतनी बार उपयोग किया, प्रज्ञा जी, गारंटी का, मुझे अब डर लगने लगा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गारंटी शब्द के मायने बदल नहीं दे अपने डिक्शनरी में। गारंटी माने झूठ बोलने की कला, इसको गारंटी कहते हैं। शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री किस बात की गारंटी देते हैं? प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। जब वो गारंटी दे रहे थे, कन्हैयालाल का नाम ले रहे थे, तब उन्हीं के राज्य में, जहां 35 साल से भाजपा है गुजरात में, और 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, वहां भाजपा की एक नेत्री का, जो जिला स्तर की सचिव है संगठन में और पंचायत सदस्य है, पड़ोस में उसके घर में घुस के तलवार से उसकी हत्या की जाती है। तो आप जहां 35 साल से आपका राज्य है, वहां तो आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, अपने खुद के ऑफिस बिलर को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, और आप राजस्थान में आके कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। तो लोग ये हंसते इस बात पे। कन्हैयालाल का क्या मामला था सबको पता है। हुआ जो हुआ वो बहुत घिनौना अपराध था, उसके बाद तुरंत अरेस्ट हो गए, लोग अरेस्ट हो गए। इनके जैसा तो नहीं कि अभी तक मतलब उत्तर प्रदेश में किसी दलित लड़की से व्यभिचार होता है तो उसके पिता को आत्महत्या करनी पड़ती है केस दर्ज करने के लिए। ये मामला तो यहाँ नहीं हुआ कम से कम। अशोक सर, ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा है, इन्होंने जो पोस्टर्स जारी किए, इसका क्या प्रभाव आपको दिख रहा है? क्या बीजेपी जो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रही है, क्या इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या इस चुनाव में? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतने अभी 4-5 चुनाव का भी आप यदि आकलन करें तो गुजरात में भाजपा इसलिए जीती कि गुजरात अस्मिता का सवाल था। गुजरात का चुनाव विधानसभा का नहीं था, प्रधानमंत्री की इज्जत का चुनाव था, जो गुजरात के पुत्र है, बेटे हैं गुजरात के। तो वो वहां नतीजा आया। हिमाचल में क्या हुआ? कोई नहीं चला, राम मंदिर नहीं चला, राम हिंदुत्व कुछ नहीं चला। दिल्ली में क्या हुआ? नगर निगम ने 15 साल के बाद बीजेपी का वहां धुआं उड़ गया। उसके बाद कर्नाटक में क्या हुआ? बजरंग बल का नाम लिया गया, बजरंग बली का नाम लिया गया, नहीं चला। उत्तर प्रदेश के चुनाव, आप तो स्वयं उत्तर प्रदेश में है, आपने चुनाव ये किए हैं। उत्तर प्रदेश में यदि बीएसपी ताकत से चुनाव लड़ती तो बीजेपी के 153 सीटें ऐसी है जो बीजेपी के बीएसपी की वजह से जीती। अयोध्या सेक्टर में जहां रामलला का मंदिर बन रहा है वहां बीजेपी निपट गई। जहां कॉरिडोर समर्पित किया इतना बड़ा, वहां हमने क्या देखा? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर समझकर समर्पित कर दिया, प्रधानमंत्री वहां रह गया, लेकिन वहां पे 54 में से 27 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई। इसका मतलब अब ये भगवान का नाम, ध्रुवीकरण, हिंदुत्व, मुसलमान आ जाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। और बड़ा एक, मैं अभी आज नागपुर में हूँ, कल मैं एक जी। प्रोग्राम में था, तो वहां एक ने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, मुगलों ने सालों राज किया, अंग्रेज 100 साल राज करके चले गए, उसके बाद 65 साल तो कांग्रेस की सरकार रही जो मुसलमानों के प्रति बड़ी सॉफ्ट थी। तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। अब हिंदू ध्वजवाहक, 56 इंच का सीना, ताकतवर प्रधानमंत्री देश में, इनके होते हुए अब हिंदुत्व खतरे में कैसे आ गया? तो लोग ये सवाल भी पूछते हैं। सवाल हिंदुत्व खतरे में नहीं आया, इनकी दुकानें खतरे में आई हैं। इसलिए ये हिंदू मुसलमान, इनके पास और कोई शास्त्र ही नहीं है। मैंने एक हंसी मजाक में एक प्रोग्राम में मैंने कहा भी था कि एक हमारे एक मित्र कवि थे दिल्ली में, उनको कोई भी नेता बोल रहा था कि यार मेरे बच्चे का मुंडन है, कोई प्रोग्राम करना है, बोले कवि सम्मेलन रखो। मेरे पिताजी की बरसी है, बोले कवि सम्मेलन रखो। हर चीज में वो कवि सम्मेलन रखवाते थे, क्योंकि उनको कविता के सिवा कुछ नहीं आता था। भाजपा को हिंदू मुसलमान करने के सिवा कुछ नहीं आता है, ना कोई इनके पास विकास का एजेंडा है। यदि विकास का एजेंडा होता तो आप विकास का एजेंडा बताते। आप गुजरात मॉडल को तो बात कर गए 2014 में, लेकिन गुजरात का मॉडल क्या है वो अब समझ में आ गया। गुजरात का मॉडल अडानी और अंबानी है, तो अब देश उसको भोग रहा है। गुजरात का मॉडल यदि ज्यादा कर्जा अशोक लेके सर, फालतू खर्चा जैसे करना है, ये गुजरात भारी का मॉडल है। मतदान हो रहा है सर जी, राजस्थान में जैसे यानी भारी मतदान हो रहा है अशोक सर, तो इस भारी मतदान को आप कैसे विश्लेषित करेंगे? मतलब लोगों की मानसिकता क्या होती है जब लोग घर से निकल निकल करके, वो भी साइलेंट वोटर,
मैंने बहुत कोशिश की सर पोलिंग बूथ पर लोगों से पूछ पाऊं कि क्या होने वाला है, नहीं हालांकि हाथ से नहीं। इशारा कर रहे हैं, कई लोगों ने हाथ से ऐसे ही इशारा किया, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे देखिए, हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं। तो मैं इस मैं अभी भी मानसिकता को कैसे आप विश्लेषण करेंगे सर जी? मैं अभी भी कह रहा हूं कि अशोक गहलोत के खिलाफ जनमानस नहीं है। अशोक गहलोत ने जो फ्री बीज की जो राजनीति की है, जो बांटा उन्होंने भी है, ऐसा नहीं है, तो वो लोगों तक पहुंचाया है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसमें तमाम सरकारी कर्मचारी यदि साथ हो गए, तो फिर भाजपा के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम पे तो अब बीजेपी भी बोलने लगी है। मुझे ताज्जुब लगता है, मुझे मतलब कई बार अमित शाह जी को भी कभी व्यक्तिगत बात हो गई तो मैं उनको एक सवाल जरूर पूछूंगा कि भाई साहब, जब आप पूरा जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, फिर एकाएक आपने कह दिया कि हमने तो कभी उसकी मनाही किया नहीं, हम तो उसके फेवर में ही हैं, हम तो उसको करवाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम आप लगातार उसकी खिलाफत करते रहे। अब आपने कहा कि हमने भी एक कमेटी बनाई है, हम भी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सोच रहे हैं। जो हाथ से चीजें निकल जा रही है वो उसी को मानने को तैयार है। आप कह रहे हैं कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हमने एक कमेटी बनाई है। अशोक गहलोत ने तो दे दी है। अशोक गहलोत ने बहुत सारी चीजें बांटी भी है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई भी है। अशोक गहलोत चुनाव यकीनन हार जाते यदि बीजेपी कंबाइंड होकर चुनाव लड़ती। बीजेपी भी, कांग्रेस तो कम से कम सचिन और अशोक गहलोत तो कम से कम लोगों को मुंह दिखाई के लिए तो इकट्ठा हो रहे हैं। बीजेपी में तो मुंह दिखाई के लिए भी इकट्ठा नहीं हो रहे, लगातार बाहर बाहर लगातार एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष। मतलब अच्छे अच्छे लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और दुख के मारे लड़ रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर सोचा नहीं था कि वो कमल के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि उनके टिकट काटे गए। सिर्फ उनका दोष ये है कि वो वसुंधरा के लोग कहलाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो किसकी तरफ लग रहा है, क्योंकि इस वक्त पर पूरे राजस्थान चुनाव में निर्दलीय, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया है, निर्दलीय प्रत्याशियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है पूरे चुनाव में। वो किसकी तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, राजस्थान के क्षेत्रीय नेता बाकी किसी भी राज्य के नेताओं से बहुत इंटेलिजेंट और समझदार है। वसुंधरा जी भी जानती है कि दिल्ली उनके फेवर में नहीं है। अशोक गहलोत भी जानते हैं कि दिल्ली उनके फेवर में नहीं है। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के फेवर में हैं। यदि वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट किया जाता है मुख्यमंत्री और फिर लोग इकट्ठा करने की बात होती है, तो कई इंडिपेंडेंट ऐसे होंगे जो अशोक गहलोत जिनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो वसुंधरा के साथ करवा देंगे उनको और वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनवा देंगे। और यदि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया और वसुंधरा का नाम ही नहीं आगे आया, तो फिर ऐसे में वसुंधरा के समर्थक जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वसुंधरा उनको अशोक गहलोत के साथ करवा देगी। ये दोनों ने तय कर लिया है कि केंद्रीय नेतृत्व अपनी चाले चलेगा। ये दोनों क्षेत्रीय क्षेत्र साथ में मिलके अपनी अस्मिता की बात करेगी। यही कारण है कि सालों से राजस्थान में केंद्रीय सरकार इतना हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है, केंद्रीय नेतृत्व, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कि जो अपनी मनमानी वहां करवाए। क्योंकि भैरव सिंह शेखावत लगातार मुख्यमंत्री बनते इसलिए थे कि जो इंडिपेंडेंट या जनता दल के जो लोग हुआ करते थे, जो 10-12, वो हमेशा कहते थे कि यदि दाऊ को बना दिया तो ही हम समर्थन देंगे। पिछली बार भी इंडिपेंडेंट ने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम समर्थन करेंगे, तो बनाना पड़ा। तो ये मजबूरी है, यदि आपको सरकार बनानी है वहां पे और इंडिपेंडेंट का साथ चाहिए, और उन्होंने वसुंधरा का ही नाम माना, तो फिर वसुंधरा को ही बनाना पड़ेगा केंद्र को, नहीं तो सरकार खो देंगे। सवाल ये है कि अभी इन दोनों दलों में बड़ा आंकड़ा किसका आता है, और बड़ा मायने कितना बड़ा? क्या दोनों 70, 80, 90 के आसपास रेंज में दोनों पार्टियां बैठती हैं, या फिर बहुत ज्यादा गैप हो गया तो फिर उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरह कांटे की टक्कर लड़ी गई है और जिस तरह बीजेपी ने बिल्कुल अभी नहीं तो कभी नहीं के स्थिति में कारपेट बॉम्बिंग की है, प्रधानमंत्री ने लिटरली, मतलब यहाँ तक प्रधानमंत्री आ गए कि उन्होंने चुनाव में स्वर्गवासी राजेश पायलट को भी स्वर्ग से नीचे बुला लिया। उन्होंने भी उनके 6 महीने मरने के 6 महीने बाद राजेश पायलट को उन्होंने सोनिया के खिलाफ उतारा राजनीति में। तो ये ऐसा झूठ का प्रचार चला। लाल डायरी के बारे में होती है, लोग हंसते हैं लाल डायरी को लेके। यदि लाल डायरी में कुछ है, कच्चा चिट्ठा है, प्रियंका का भी नाम है, कोई कहता है कि भाई बहुत सारा कच्चा चिट्ठा है, तो देश के प्रधानमंत्री को किसने रोका कि भाई लाल डायरी पे एक्शन ले, लाल डायरी सीज करे?
ईडी सीबीआई सीज करे, अशोक गहलोत को जेल में डाले, किसने रोका? पूरी ताकत है उनके पास। लेकिन लाल डायरी में जब कुछ होगा ही नहीं तो आप सिर्फ लाल डायरी का जिक्र करोगे क्योंकि आपको बदनाम करना है। तो राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है, वोटरों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वोटर्स ने अपना रिजल्ट बंद कर दिया है ईवीएम में और अब जो होगा वो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है। राजस्थान का रिवाज इस बार टूटेगा या फिर बदलाव होगा, इस पर बात कर रहे थे हम अशोक सर से। और आपको एक एक खबर, पल पल की खबर, पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। इसके लिए आपको करना सिर्फ यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उल्टा चश्मा यूसी को शेयर करना है और अपने दोस्तों से, परिवार वालों से सबसे सब्सक्राइब करवाना है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।